हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू क्रिपैक्स। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान के साथ आप 7 फेरे ले रहे हैं या चर्च में आई डू कहने वाले हैं, क्या आप वाकई में उसे जानते हैं या फिर आप किसी ऐसे शिकारी के साथ अपनी जिंदगी की डोर बांधने जा रहे हैं जिसका पिछला इतिहास डार्क सीक्रेट से भरा पड़ा है। आज की कहानी है एक ऐसी औरत की जो अपनी जिंदगी में दोबारा खुशियां ढूंढने निकली थी। वो चाहती थी कि वो फिर से मुस्कुराए, फिर से किसी को अपना कह सके, फिर से किसी के साथ अपना घर बसा सके। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस आदमी को वो अपना दूसरा मौका समझ रही है, वो आदमी ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा श्राप बनने वाला है। ये कहानी सिर्फ एक दास्तान नहीं है, बल्कि एक मौत की साजिश है। बनारस, जहाँ की गलियों में मंदिरों की घंटियां भी बजती हैं और चर्च की प्रेयर भी होती है, यहीं रहती थी मारिया। उम्र 32 साल, एक सीधी साधी क्रिश्चियन महिला, अपने काम से काम रखने वाली और गॉड में भरोसा रखने वाली। मारिया की जिंदगी पहले बिल्कुल नॉर्मल थी। एक छोटा सा घर, एक नौकरी और एक लविंग पति जॉन मारिया की दुनिया था, उसका दोस्त, उसका सहारा और उसकी अपनी दुनिया। लेकिन जिंदगी में खुशियां जितनी प्यारी होती हैं, उनका टूटना उतना ही खतरनाक होता है। जॉन को एक खतरनाक बीमारी हो गई। वो लगभग 2 सालों तक बिस्तर पर पड़ा रहा और अपनी बीमारी से जंग लड़ता रहा। लेकिन आखिरकार इस जंग को वो हार गया और मारिया ने अपना सबसे कीमती हीरा खो दिया। 2 साल गुजर गए। मारिया अब भी काम करती थी, चर्च जाती थी, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी। वो मुस्कुराती तो थी, पर अब उसकी मुस्कान नकली लगती थी। वो बात तो करती थी, पर अंदर से चुप रहती थी। उसकी जिंदगी बस एक रूटीन बन चुकी थी। लेकिन तभी उसकी जिंदगी में आया डेविड। 35 साल का एक हैंडसम, स्मार्ट और वेल मैनर्ड इंसान था। वो एक ऐसा आदमी था जो अपनी बातों से लोगों का दिल जीत लेता था। ऑफिस में वो मारिया से अक्सर पूछता था, आर यू ओके मारिया, तुम बहुत क्वाइट सी रहती हो। पहले तो मारिया उसे इग्नोर करती रही, पर डेविड का तरीका थोड़ा अलग था। वो किसी से जबरदस्ती नहीं करता था, बस धीरे धीरे पास आता था। एक दिन लंच के टाइम उसने मारिया से कहा, मैं समझता हूँ लॉस क्या होता है, मैंने भी बहुत कुछ खोया है। मारिया ने पहली बार उसे देखा और पूछा, तुमने क्या खोया? डेविड ने एक गहरी सांस ली और बोला, मेरी शादी टूट गई, मैं डिवोर्स्ड हूँ। मारिया चौंक गई क्योंकि डेविड बाहर से बहुत परफेक्ट लगता था। मारिया ने पूछा, क्यों हुआ डिवोर्स? डेविड ने सिर्फ मुस्कुरा दिया, पर उसकी आंखों में एक सेकंड के लिए एक अजीब सा अंधेरापन दिखा। डेविड ने कहा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हम लोगों का म्यूचुअल डिसीजन था। मारिया ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उसे लगा कि हर इंसान के कुछ अपने दर्द होते हैं और उन दर्द को कुरेदना नहीं चाहिए। अब धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ने लगी। कॉफी, चर्च, लॉन्ग वॉक, ये सब आम बातें होने लगी। और फिर एक दिन डेविड ने कहा, मारिया, आई थिंक गॉड सेंड यू फॉर मी। ये बात सुनकर मारिया की आंखें भर आई, क्योंकि उसे लगा कि शायद वो फिर से जी सकती है। कुछ महीनों बाद डेविड ने मारिया को प्रपोज कर दिया और मारिया ने भी रिप्लाई में हाँ कह दिया। अब शादी के लिए जगह चुननी थी। डेविड ने तुरंत ही कहा, गोवा में एक बहुत ही पुराना चर्च है, सेंट जेवियर कैथेड्रल, जो कि समंदर के किनारे एक बहुत ही ब्यूटीफुल चर्च है, हम वहीं शादी करेंगे। मारिया ने भी हाँ कर दी, पर उसे क्या पता था कि ये ब्यूटीफुल जगह उसकी जिंदगी का सबसे डरावना चैप्टर बनेगी। अब शादी का समय नजदीक आ चुका था। सभी मेहमान इंक्लूडिंग मारिया एंड डेविड गोवा पहुंच चुके थे। सेंट जेवियर कैथेड्रल समंदर के किनारे एक बहुत ही सुंदर और पुराना चर्च था, पर वहां की हवाओं में एक अलग सा खालीपन महसूस हो रहा था। जैसे ही मारिया उस चर्च के पास पहुंची, उसका दिल थोड़ा भारी सा हो गया। अंदर जाने पर उसने देखा कि चर्च की दीवारों पर काई जमी थी, उसका पेंट उतर चुका था और अंदर ढेर सारे पुराने पेंटिंग्स थे, जहाँ एंजल्स की आंखें कुछ ज्यादा ही डरावनी लग रही थी। वहाँ उन दोनों को मिलते हैं फादर एंथनी की एज 60 से 65 साल की रही होगी। काले बाल, झुर्रियों वाला चेहरा, पर उनकी आंखों में एक अजीब सा डर छुपा हुआ था। फादर एंथनी बोलते हैं, वेलकम माय चिल्ड्रंस। डेविड ने हंसकर हाथ मिलाया। मारिया ने भी रिस्पेक्ट से सिर झुका लिया। फादर ने धीरे से कहा, ये चर्च बहुत पुराना है, यहाँ कई शादियां हुई हैं, लेकिन इस चर्च की कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जो कभी यहाँ से बाहर गई ही नहीं। अब मारिया को बिल्कुल समझ नहीं आया कि आखिर फादर किस बारे में बात कर रहे थे। उसने सिर्फ एक हल्की सी स्माइल दी और बोला, फादर क्यों डरा रहे हो? फादर ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोला, मैं डराता नहीं मेरी बेटी, बस आगाह करता हूँ। मारिया को कुछ भी समझ नहीं आया और फिर वो दोनों वहाँ से निकल गए। पहली रात वो दोनों होटल में रुके। होटल में डेविड वेडिंग अरेंजमेंट के काम के सिलसिले में रूम से बाहर था। मारिया रूम में अकेली थी। कमरा काफी सुंदर था। रात करीब 2:30 बजे मारिया की आंखें खुली। उसने महसूस किया कि कमरे के अंदर कोई गहरी सांस ले रहा है, पर कमरे में तो उसके अलावा कोई भी नहीं था।
वो धीरे से उठी। उस वक्त कमरे की लाइट बंद थी। वो चलते हुए खिड़की के पास पहुंची और जब उसने बाहर देखा तो उसके होश उड़ गए। वहां बाहर एक औरत खड़ी थी, सफेद गाउन और लंबे बाल। उसका चेहरा भी अजीब था। मारिया की सांसें तेज हो गई। वो इतना डर गई कि उसकी चीख निकल गई। मारिया की चीख सुनते ही डेविड भागता हुआ अंदर आता है। मारिया को डरा हुआ देख के वो परेशान हो जाता है और पूछता है, क्या हुआ? मारिया बोलती है, मैंने वहां बाहर किसी को देखा। डेविड थोड़ा इरिटेट होकर बोलता है, मारिया स्टॉप इट, कोई नहीं है वहां। मारिया डर के मारे कांप रही थी, पर डेविड उसे पकड़कर बिठाता है और काम डाउन करता है। तुम स्ट्रेस में हो मारिया, तुम्हारा माइंड ट्रिक कर रहा है, इसीलिए तुम्हें हेलुसिनेशन हो रहे हैं। मारिया चुप हो जाती है, पर उसके अंदर अब एक डर बैठ चुका था। अगली सुबह मारिया की आंखें सूजी हुई थी। रात वाली घटना उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी, पर डेविड बहुत ही नॉर्मल बिहेव कर रहा था, जैसे कि कल रात कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद वो दोनों चर्च पहुंचे क्योंकि आज रिहर्सल डे था। चर्च के अंदर घुसते ही मारिया को फिर से वही भारीपन महसूस हुआ। दीवारों पर पुराने क्रॉस, लंबे लंबे कैंडल स्टैंड और ऑल्टर के पास वही पुरानी पेंटिंग्स। तभी मारिया की नजर एक पेंटिंग पर गई, एक एंजल जो किसी डीमन को नीचे दबा रहा था, लेकिन डीमन का चेहरा मारिया को अजीब तरीके से डेविड जैसा लग रहा था। मारिया ने झट से अपनी नजर हटा ली। वो खुद से बुदबुदाई, नहीं, मैं ओवरथिंक कर रही हूँ। तभी फादर एंथनी ऑल्टर के पास आए। फादर ने कहा, आज हम वॉव्स की रिहर्सल करेंगे। पर जैसे ही मारिया ऑल्टर के पास गई, अचानक ही चर्च की लाइटें फ्लिकर करने लगी। वहाँ गेस्ट नहीं थे, सिर्फ वर्कर्स और कुछ स्टाफ थे, लेकिन फिर भी सबको अजीब लगने लगा। और तभी ऑल्टर पर रखी बाइबल खुद से गिर गई। बाइबल के पन्ने अपने आप ही हवा में पलटने लगे और एक पेज के ऊपर जाकर रुक गए। फादर ने आगे बढ़कर देखा तो उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उस पेज पर लिखा था, बिवेयर ऑफ फॉल्स प्रॉफिट। डर के मारे मारिया की सांसें तेज हो गई। उसने डेविड की तरफ देखा। डेविड ने एक सेकंड के लिए आंखें झपकी और फिर हंसकर बोला, वाओ, बाइबल भी ड्रामेटिक टाइमिंग करती है। ये बोलकर वो हंसने लगा। तभी फादर बोलते हैं, ये अच्छा साइन नहीं है, कुछ तो गलत होने वाला है। डेविड ने बाइबल उठाई और ऑल्टर पर रख दी। डेविड थोड़े गुस्से में बोलता है, फादर प्लीज, ये सब सुपरस्टिशियस मत बनाइए, शादी होगी। अब की बार मारिया ने महसूस किया कि डेविड की आवाज में प्यार नहीं बल्कि कंट्रोल था। उस रात फिर से वो दोनों वापस होटल में लौट आए। रात में डेविड फिर से बाहर जाने लगा। मारिया ने धीरे से पूछा, हर रात बाहर जाना जरूरी है? डेविड मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ डार्लिंग। ये बोलकर वो चला गया। अब कमरे में मारिया अकेली थी। उसने चर्च से लाई हुई छोटी क्रॉस चेन कस कर पकड़ ली और बुदबुदाई, गॉड, अगर कुछ गलत है तो प्लीज मुझे रोक दो। तभी बाथरूम से हल्की आवाज आई। मारिया धीरे धीरे बाथरूम के पास गई। दरवाजा आधा खुला था। जब उसने लाइट ऑन की तो सब नॉर्मल था, पर जैसे ही वो शीशे के सामने आई, उसी पल उसकी सांस रुक गई। शीशे में उसके पीछे एक और चेहरा था, पीला और झुलसा हुआ। मारिया झट से पीछे मुड़ी, पर वहां पर कोई नहीं था। उसने दोबारा से शीशे में देखा, लेकिन अब भी वो चेहरा वहीं पर था। अचानक ही वो साया मारिया के पास आया और उसके कानों में फुसफुसाया, Please don't do this. He's a liar. ये सुनकर मारिया कांप गई। उसने रोते हुए बोला, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? तभी कमरे की लाइटें फ्लिकर करने लगी और बाथरूम का दरवाजा जोर से बंद हो गया। मारिया भागते हुए बाहर आई और डेविड को तुरंत ही कॉल किया, लेकिन अगले दिन मारिया सीधे चर्च पहुंची। उसने फादर एंथनी को अकेले में रोका। उसने फादर से पूछा, फादर, मुझे सच सच बताइए, इस चर्च में आखिर क्या हुआ था? फादर का चेहरा पूरी तरह से बदल गया। उसने मारिया को अपने पास बैठाया और धीरे से बोला, कुछ साल पहले एक लड़की थी, सोफिया। सोफिया बहुत ही सुंदर और मासूम लड़की थी। वो इसी चर्च में शादी करने आई थी। उस दिन वो बहुत खुश थी। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी अब बदलने वाली है, लेकिन शादी से ठीक एक दिन पहले उसका फियांसे कहीं गायब हो गया। कोई लेटर नहीं, कोई कॉल नहीं, बस अचानक ही कहीं चला गया। सोफिया पूरी तरह से टूट गई और शादी वाले दिन जब चर्च में सब लोग इंतजार कर रहे थे, सोफिया ने खुद को इसी चर्च के अंदर फांसी लगा ली। ये बोलते हुए फादर की आंखें भर आई। वो आगे बोलते हैं, लोग कहते हैं उसकी आत्मा आज भी यही है और वो उन शादियों को रोकती है जो झूठ की बुनियाद पर बने हों। मारिया के चेहरे पर डर और शौक दोनों था, लेकिन तभी पीछे से डेविड की आवाज आई, फादर, ये क्या आप फालतू कहानियां सुना रहे हैं? मारिया ने देखा कि डेविड की आंखें गुस्से से लाल हुई पड़ी हैं, लेकिन इस बार अब मारिया चुप नहीं रह सकती थी। उसने डेविड का हाथ पकड़ा और कहा, डेविड, मुझे सच सच बताओ, तुम्हारा डिवोर्स क्यों हुआ था?
डेविड की आंखें तमतमा गई। उसने कहा, मैंने कहा ना मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मारिया भी गुस्से में थी। नहीं, तुम हर बार बात को टाल देते हो, तुम कुछ जरूर छुपा रहे हो। डेविड ने मारिया का हाथ झटक दिया। उसने कहा, तुम मेरी जिंदगी को मत खो दो, तुम्हें जो बताया है वही काफी है। अब मारिया का दिल टूट गया। वो सोच रही थी कि जिस आदमी को वो प्यार समझ रही थी, वो आदमी अचानक इतना कैसे बदल सकता है। अब आता है फाइनल डे, यानी कि शादी वाला दिन। चर्च में शादी शुरू होती है। फादर वाउस पढ़ना शुरू करते हैं, पर जैसे ही मारिया आई डू बोलने वाली होती है, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। कैंडल्स अपने आप बुझ जाती है, हवाएं भी तेज हो जाती हैं, और तभी ऑल्टर के सामने वही आत्मा दिखाई देती है जो मारिया को पहले भी दिख चुकी थी। ये नजारा देखकर मेहमान चीख उठते हैं। तभी वो आत्मा डेविड की तरफ इशारा करके बोलती है, तो फिर आ गया। ये देखकर डेविड का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ जाता है। मारिया कांपते हुए पूछती है, तुम सोफिया हो ना? टेल मी, तुम हमें क्यों परेशान कर रही हो? आत्मा जवाब देती है, मुझे सोफिया कहो या रेबेका, मैं हर उस लड़की की आत्मा हूँ जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है। रेबेका, ये नाम सुनते ही डेविड के होश उड़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत गहरा राज बाहर आ गया हो। उसी पॉइंट पर मारिया को एक फ्लैश विजन आता है। इसके बाद सारी कहानी ही पलट जाती है। दरअसल डेविड और उसकी पत्नी का कोई डिवोर्स हुआ ही नहीं था। डेविड एक शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान था। एक दिन गुस्से में उसने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया और उसकी लाश को अपने घर के बेसमेंट में दफना दिया। उसकी वाइफ का नाम था रेबेका। जी हाँ, वही आत्मा जो इस वक्त चर्च में मारिया के सामने थी। अब डेविड का सारा काला चिट्ठा खुल चुका था। फादर एंथनी पहले ही पुलिस को बुला चुके होते हैं। डेविड को अरेस्ट करके उसके होम टाउन लाया जाता है और उसके बेसमेंट को खोदा जाता है, जहां पुलिस को उसकी वाइफ रेबेका का कंकाल मिलता है। इसके बाद उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। सोफिया कहें या रेबेका, उसने मारिया को तो बचा लिया, लेकिन उसका डर कभी खत्म नहीं हुआ। उसे आज भी आईने में रेबेका दिखाई देती है।